गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने इससे पिछले लेक्चर में देखा था स्क्लेरेनकाइमा को, और स्क्लेरेनकाइमा के अंदर जो दो प्रकार का पाया जाता है स्क्लेरेनकाइमा, एक तो होता है स्क्लेरीड्स जिसके अंदर सेल्स पाई जाती हैं, कटक सेल्स पाई जाती हैं, जैसे ग्रिड सेल्स हैं, रोड सेल्स हैं, ऑस्टियो सेल्स हैं, तो विभिन्न प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। दूसरे प्रकार का होता है तंतु, जिसे कहते हैं हम स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स। तो ये दूसरे प्रकार के होते हैं दृढ़ ऊतकीय तंतु। ये दृढ़ ऊतकीय तंतुओं को एक संरचना के आधार पर बांटा गया था और दूसरा स्थिति के आधार पर बांटा गया था। संरचना के आधार पर हमने लिविफॉर्म और दूसरे होते हैं फाइबर ट्रैकिड्स के अंदर देखा था। दो रूपों में देखा था, एक में स्थूलन कम मिल रहा था और दूसरे में स्थूलन ज़्यादा मिल रहा था। एक में सिंपल गर्त थे, दूसरे में परिवेशित गर्त थे। और नेक्स्ट स्थिति के आधार पर जब हम वर्गीकरण करते हैं तो स्थिति के आधार पर यहाँ पर ये फाइबर्स तीन प्रकार के पाए जाते हैं: पृष्ठीय या सतही तंतु, जाइलरी या वुड फाइबर या बास्ट फाइबर। तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम सतही तंतु। इनको हम फिलिंग फाइबर भी कहते हैं। फिलिंग फाइबर, इन्हें फिलिंग फाइबर भी कहते हैं। ये सतह पर, बीज की सतह पर उपस्थित होते हैं या अंग की सतह पर। बीज की भी सतह हो सकती है या फिर किसी अंग की भी सतह हो सकती है, यहाँ पर ये उपस्थित होते हैं। और फिलिंग फाइबर क्यों कह रहे हैं अभी आगे देखते हैं, फिर बताते हैं कि फिलिंग फाइबर क्यों कह रहे हैं। कि यहाँ पर फर्स्ट देखते हैं सतही रेशे, और सतही रेशों में सबसे पहले देखते हैं कपास। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम कपास को देखते हैं। तो कपास के ऊपर जो रुई पाई जाती है, जिसे हम कॉटन कहते हैं, ये बीज के ऊपर उपस्थित होती है। कपास में किसके ऊपर? बीज के। और बीज की अतिवृद्धि होती है, बीज की अतिवृद्धि होती है। बीज अतिवृद्धि करके यहाँ पर कॉटन का निर्माण करता है। ये वास्तविक रूप से ऊतक नहीं होते। वास्तविक रूप से ये ऊतक नहीं होते। ये अतिवृद्धि किससे निर्मित होती है? सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज से निर्मित अतिवृद्धियां होती हैं। ये ऊतक नहीं होते। इन्हें आभासी ऊतक भी कहते हैं। ये अगर ये वास्तविक रूप से निर्मित होते तो यहाँ बीज की अतिवृद्धि से निर्मित नहीं होते। ये दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक तो होते हैं लेंट और दूसरे होते हैं फज। जो कपास के ऊपर पाए जाते हैं ये दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक तो लेंट और दूसरे फज। लेंट लंबे रेशे होते हैं और फज छोटे होते हैं। ये छोटे रेशे होते हैं। ये बुनाई के काम आते हैं और ये भराई के काम आते हैं। मतलब लेंट जो होते हैं अच्छी क्वालिटी के रेशे होते हैं जो वस्त्र निर्माण में काम आते हैं। फज जो होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, कुछ सेंटीमीटर के, जो कुशन गद्दे वगैरह भरने के काम आते हैं। इसीलिए इनको हम क्या कह रहे हैं? फिलिंग फाइबर कह रहे हैं। ये वजह थी इनको फिलिंग फाइबर कहने की। इसके अलावा रेड कॉटन और थर्ड आती है व्हाइट कॉटन। रेड कॉटन सेमल से मिलती है। ये भी क्या है? सतही रेशे हैं जो इनसे प्राप्त होते हैं। इसके अलावा दूसरी आती है जटा, और किसकी? नारियल जटा। नारियल की जो जटा है
वो मीजोकार्प से प्राप्त होती हैं। नारियल की जटा मीजोकार्प से प्राप्त होती हैं और ये वास्तविक होती हैं, वास्तविक रेशे होते हैं। इसका मतलब ये ऊतकों से निर्मित होते हैं, किसी प्रकार की कोई अतिवृद्धि नहीं होते, ये वास्तविक रेशे होते हैं। इस प्रकार से पृष्ठीय या सतही तंतु दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक तो सतह से प्राप्त होते हैं और दूसरे मीजोकार्प से प्राप्त होते हैं। सेकंड देखते हैं जाइलरी वुड, जाइलरी या वुड फाइबर। जाइलरी या वुड फाइबर जो होते हैं केवल और केवल जाइलम में ही पाए जाते हैं। ये ओनली कहाँ उपस्थित होंगे? जाइलम में, जाइलम में उपस्थित होते हैं। ये जाइलम में उपस्थित हैं तो दृढ़ भी होंगे, मजबूत होते हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं? यूजलेस, किसी काम के नहीं होते, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं और हार्ड होने के कारण इनको किसी भी काम में नहीं लिया जा सकता, ये यूजलेस होते हैं। लास्ट होते हैं बास्ट फाइबर। ये या तो पेरिसाइकिल से प्राप्त होते हैं, परिरंभ, या फिलोएम से प्राप्त होते हैं और ये कॉमर्शियल होते हैं, कमर्शियल यूज के होते हैं, मतलब व्यवसायिक यूज के होते हैं। जो पेरिसाइकिल से या फिलोएम से जो रेशे हमें प्राप्त होते हैं वो कमर्शियल यूज के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिलोएम से जैसे जूट, पटसन, इनसे जो रेशे होते हैं वो फ्लोएम से प्राप्त होते हैं। भांग, अलसी, इनसे जो प्राप्त रेशे होते हैं वो परिरंभ से प्राप्त होते हैं। तो ये दोनों ही प्रकार के जो रेशे होते हैं वो कमर्शियल यूज के होते हैं, जिनसे विभिन्न प्रकार की बुनाई के कार्य किए जाते हैं। तो इस प्रकार जो स्क्लेरेनकाइमेटस जो फाइबर होते हैं, ये स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर नॉन लिविंग होते हैं, लिविंग पार्ट इनके अंदर उपस्थित नहीं होता। नेक्स्ट आपका आता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जटिल ऊतक। हमने यहाँ पर ऊतकों को 3 भागों में डिवाइड किया था। पहला था यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा था परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू को हमने 2 भागों में बांटा था, एक होते हैं सिंपल टिश्यू और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू को वापस से 3 भागों में बांटा था हमने, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। और सेकंड आपका पार्ट आता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू का। कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जटिल ऊतक। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के क्या बोलते हैं हम? जटिल ऊतक। जो जटिल ऊतक होता है, जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की, पहले भी बताया था, सेल्स से होता है, सेल्स से निर्मित होता है। यहाँ कॉम्प्लेक्स टिश्यू में एक से अधिक प्रकार की सेल्स होती हैं जो मिलकर के, सभी सेल्स मिलकर के एक ही कार्य को संपन्न करती हैं। तो इसका मतलब ये विषमांगी सेल्स का ग्रुप होता है। जटिल ऊतक विषमांगी जो सेल्स होती हैं, इन विषमांगी सेल्स का ग्रुप होता है, समूह होता है, जो मिलकर के
एक ही कार्य को संपन्न करती हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो पाया जाता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक जाइलम होता है और दूसरा फिलोएम होता है। तो यहाँ पर 2 प्रकार का कॉम्प्लेक्स टिश्यू पाया जाता है, जाइलम और फिलोएम। एक जल और खनिज लवणों के परिवहन का कार्य करता है, दूसरा खाद्य पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है। तो कुल मिलाकर के दोनों ही टिश्यू यहाँ पर किसका कार्य करते हैं? परिवहन का कार्य करते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम जाइलम को। यहाँ पर जो जाइलम है, ये जाइलम शब्द जो मिला है वो जाइलोस से मिला है। जाइलम शब्द जो मिला है, ये जाइलम शब्द जाइलोस से मिला है और जाइलोस का मतलब होता है बुड़, और बुड़ क्या होती है? हार्ड, दृढ़ होती है, मजबूत होती है। तो यहाँ पर जो जाइलम शब्द जाइलोस से मिला है, ये जाइलोस का मतलब ही हार्ड होता है, जाइलम का मतलब ही क्या होता है? हार्ड टिश्यू। और ये नाम जो दिया था, वो नाम दिया था एक बॉटनिस्ट थे नगेली। नगेली ने इसको जाइलम नाम दिया था। तो यहाँ जाइलम जो पाया जाता है, ये जाइलम एक से अधिक प्रकार की सेल्स का एक समूह है जो जल संवहन का यहाँ पर कार्य संपन्न कर रहा है। जाइलम की उत्पत्ति के आधार पर जाइलम 2 प्रकार का होता है, एक प्राइमरी जाइलम और दूसरा होता है सेकेंडरी जाइलम। एक प्राइमरी जाइलम होता है और दूसरा सेकेंडरी जाइलम होता है। जो प्राइमरी जाइलम है, इस प्राइमरी जाइलम का निर्माण किससे होता है? प्रोकैम्बियम से। और सेकेंडरी जाइलम का जो निर्माण होता है वो होता है वेस्कुलर कैम्बियम से। यहाँ प्रोकैम्बियम से निर्माण हो रहा है और यहाँ वेस्कुलर कैम्बियम से निर्माण हो रहा है। जो प्रोकैम्बियम से निर्माण होता है वो होता है प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। तो यहाँ जो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम पाए जाते हैं, ये सेकेंडरी ग्रोथ से पहले पाए जाते हैं। कौन सी कंडीशन होती है? ये सेकेंडरी ग्रोथ से पहले की कंडीशन होती है। जो प्राइमरी प्रकार के जाइलम होते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम से जिस जाइलम का निर्माण होता है वो जाइलम होते हैं वाहिनिका, वाहिका, जाइलम तंतु और जाइलम पेरेनकाइमा। जाइलम तंतु और जाइलम पेरेनकाइमा। वाहिनिका और वाहिका को वाहिकीय ट्रैक्री एलिमेंट भी कहते हैं। इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? वाहिकीय तत्व, ट्रैक्री एलिमेंट कहते हैं। इनका निर्माण, सेकेंडरी जाइलम का निर्माण वेस्कुलर कैम्बियम के द्वारा होता है। इसका मतलब सेकेंडरी ग्रोथ के बाद जो निर्माण होता है वो इनका होता है। जितने भी हमारे एंजियोस्पर्म हैं, जितने भी एंजियोस्पर्म हैं, आवृत बीजी पादप हैं। आवृत बीजी पादपों में और इनके साथ भी आएंगे जिम्नोस्पर्म। कुछ अंतर होता है, बताएंगे आगे क्या अंतर होता है दोनों में। तो यहाँ पर जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जा रही है, तो शुरुआत की अवस्था में प्लांट जब तरुण अवस्था में होता है तो यहाँ पर प्राइमरी जाइलम मिलता है। सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम मिलेगा, चाहे जिम्नोस्पर्म हो चाहे एंजियोस्पर्म हो। जहाँ सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट है
वहाँ यही मिलेगा जो वेस्कुलर कैम्बियम से निर्मित होता है। बात करते हैं जाइलम के अंदर, जो यहाँ प्रोटोजाइलम है, मेटाजाइलम है। इस प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम के आधार पर यहाँ इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इन जाइलम तत्वों की उत्पत्ति कैसे होती है, जाइलम के आधार पर ये किस प्रकार के होते हैं। तो ये प्रोटोजाइलम है और मेटाजाइलम है, यहाँ पर केवल जो प्राइमरी जाइलम है उसके स्थिति के आधार पर या उनके आधार पर यहाँ जाइलम की स्थिति को देखा जाता है। तो आपने 3 वर्ड सुने होंगे, एंडार्च, एग्जार्च और मीजार्च। एंडार्च, एग्जार्च और मीजार्च। देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि आगे जाइलम की वाहिका वाहिनिकाओं को स्ट्रक्चर और पीछे देखेंगे, पहले ये देखते हैं। अगर कंडीशन ये है, ये क्या है, प्रोटोजाइलम, और ये है नीचे मेटाजाइलम। अगर प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर है, प्रोटोजाइलम की कंडीशन कैसी है, सेंट्रीफ्यूगल। प्रोटोजाइलम की कंडीशन सेंट्रीफ्यूगल है, केंद्र की ओर है। मेटाजाइलम कहाँ है, बाहर की ओर। तो ये कंडीशन कहलाएगी इंडार्च, अंतः आदि दारुक। तो ये कंडीशन इंडार्च कहलाएगी। जस्ट इसके विपरीत क्या, प्रोटोजाइलम कहाँ है, बाहर की तरफ, और मेटाजाइलम कहाँ है, अंदर की तरफ। ये प्रोटोजाइलम, ये मेटाजाइलम। अगर प्रोटोजाइलम कैसे है, सेंट्रीपिटल कंडीशन में, मतलब बाहर की तरफ, तो ये कंडीशन कहलाएगी एग्जार्च, बाह्य आदि दारुक। इसके अलावा अगर प्रोटोजाइलम मध्य में है, प्रोटोजाइलम मध्य में है, ये है प्रोटोजाइलम और ये है मेटाजाइलम, ये और ये दोनों कौन सा है, मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम मध्य में है और दोनों तरफ मेटाजाइलम है, तो ये स्थिति कहलाती है मीजार्च। ये स्थिति क्या कहलाएगी, मीजार्च। तो यहां पर प्रोटोजाइलम की स्थिति के आधार पर कि प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम के साथ में सेंट्रीफ्यूगल कंडीशन में है या सेंट्रीपिटल कंडीशन में है, उसके आधार पर यहाँ पर इस विन्यास को, प्रोटोजाइलम के विन्यास को या प्राइमरी जाइलम के विन्यास को 3 प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। एग्जार्च कंडीशन है, मीजार्च कंडीशन है या इंडार्च कंडीशन है। तो स्टूडेंट सेकंड ईयर में जब आप लोगों ने
एनाटॉमी पढ़ी है तो वहाँ खूब पढ़ी है कि वेस्कुलर बंडल एक्जार्ज कंडीशन में है या इंडार्ज कंडीशन में या मीजार्ज कंडीशन में है। तो ये यहाँ पर प्राइमरी जाइलम की पोजीशन होती है कि कौन सा प्रोटोजाइलम के साथ में ये किस प्रकार से व्यवस्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हमने जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में, क्योंकि दोनों में ही सेकेंडरी ग्रोथ पाई जा रही थी, तो दोनों में ही यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ के बाद में सेकेंडरी जाइलम होगा और सेकेंडरी ग्रोथ से पहले यहाँ पर प्राइमरी जाइलम होगा। बात करते हैं हम सेकेंडरी ग्रोथ के बाद की। जिम्नोस्पर्म में केवल वाहिनिका पाई जाती है और एंजियोस्पर्म में वाहिनिका प्लस वाहिका दोनों उपस्थित होती हैं। यहां दोनों उपस्थित हैं, यहां केवल वाहिनिका ही उपस्थित है। कुछ अपवाद के रूप में पाई जाती हैं जिनमें वाहिका पाई जाती हैं, बेलवेशिया है, नीटम है। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं तो जिम्नोस्पर्म, लेकिन यहाँ पर वाहिका मिलती है। ऐसे यहाँ भी कुछ अपवाद मिलेंगे, युक्का है, ड्रेसिना है, जिनके अंदर वाहिनिकाएं नहीं पाई जाती हैं। तो अपवाद को छोड़ करके अगर हम सामान्य तौर पर बात करें तो जिम्नोस्पर्म में वाहिनिका पाई जाती हैं और एंजियोस्पर्म में वाहिनिका और वाहिकाएं दोनों ही पाई जाती हैं। और दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कह रहे थे हम? वाहिनिकीय तत्व। तो फर्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ के बाद के एलिमेंट्स की हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, ना कि हम पहली वाली। तो फर्स्ट देखते हैं वाहिनिका। स्टूडेंट, सबसे पहले तो वाहिनिकाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं? उनका व्यास क्या होता है वाहिकाओं की तुलना में? कम। तो ये कम चौड़ी होती है, एक दूसरे के ऊपर अनुप्रस्थ रूप में, अनुप्रस्थ पटों के द्वारा जुड़ी होती है। देखिए कैसे, ये मान लिया एक वाहिनिका है, ये वाहिनिका दूसरी के साथ में यहां इस प्रकार से दूसरे अनुप्रस्थ पट से जुड़ी हुई है। यह जो अनुप्रस्थ पटे हैं ये खुले नहीं पाते, यहां पर सिंपल पिट्स पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है? साधारण गर्त पाए जाते हैं। जैसे मान लिया हमने ये कोई वाहिनिका है, जो ऊपर वाला सिरा है ये कैसा है? छिद्रित। किसकी वजह से? गर्तों की वजह से, क्योंकि यहां पर लिग्निन का डिपोजिशन होगा और इस लिग्निन के डिपोजिशन के कारण यहां पूरी की पूरी जो वाहिनिकाएं हैं, इसलिए तो डेड है क्योंकि यहाँ पर लिग्निन मिल रहा है, तो ये पूरी की पूरी वाहिनिकाओं में डिपोजिशन में एक मोटी लेयर पाई जाएगी और यहाँ अनुप्रस्थ पटों पर भी लिग्निन पाया जाएगा और इन्हीं अनुप्रस्थ पटों के द्वारा एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई होती है। और यहाँ जो जल का संवहन होता है इन्हीं सिंपल पिट्स के द्वारा होता है, साधारण गर्तों के द्वारा होता है। तो यहाँ लिग्निन का डिपोजिशन पाया जाता है। अगर इस डिपोजिशन की हम बात करें एंजियोस्पर्म में, तो एंजियोस्पर्म में ये डिपोजिशन सिंपल साधारण गर्त के रूप में, क्योंकि साधारण या गर्त उपस्थित होंगे बॉल में, बाकी पूरी बॉल के ऊपर यहाँ पर डिपोजिशन समान रूप से होगा। अगर यही हम टेरिडोफाइटा के अंदर बात करें तो टेरिडोफाइटा में सभी के अंदर नहीं मिलता, टेरिडोफाइटा में
जिनमें मिलता है वहां ये सोपानवत मिलता है या सीढ़ी नुमा मिलता है, सोपानवत या सीढ़ी नुमा पाया जाता है। तो जो वाहिनिकाएं होती हैं ये कम चौड़ी होती हैं, अनुप्रस्थ पटों द्वारा जुड़ी होती हैं, इसीलिए वाहिकाओं की तुलना में क्या होती हैं, कम दक्ष होती हैं। पानी का सर्कुलेशन यहाँ से संवहन वाहिकाओं की तुलना में कम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम वाहिकाओं की। तो स्टूडेंट्स, वाहिकाएं जो होती हैं वो वाहिकाएं वाहिनिकाओं की तुलना में अधिक चौड़ी होती हैं, अधिक दक्ष होती हैं। व्यास क्या होता है, अधिक, किसकी तुलना में, वाहिनिकाओं की तुलना में। दूसरे, अनुप्रस्थ पट नहीं पाए जाते। ऐसे समझो कि एक चौड़े पाइप के ऊपर दूसरा चौड़ा पाइप रख दिया है और गलती से अगर पट पाए भी जाते हैं तो वहां पर बड़े बड़े छिद्र पाए जाते हैं। अगर पट पाया भी जाएगा तो छिद्रित रूप में पाया जाएगा, जिससे यहाँ पानी का सर्कुलेशन बिना रोक टोक के होता है। तो इसीलिए उनकी तुलना में ये ज़्यादा दक्ष होती हैं। सभी जिम्नोस्पर्म के अंदर वाहिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म के अंदर वाहिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म में ये नहीं पाई जाती। अपवाद हैं यहाँ, किसके, जिम्नोस्पर्म के। तो यहाँ पर नीटम, बेलवेस्टिया, इनके अंदर वाहिकाएं उपस्थित होती हैं। नीटम और बेलवेस्टिया में वाहिकाएं उपस्थित होती हैं। यहां पर भी पिट्स पाए जाते हैं, साधारण गर्त पाए जाते हैं साइड की दीवारों में, ऊपर नीचे नहीं, छिद्र संरचनाएं होती हैं। जो बगल वाली ये दीवारें हैं यहाँ पर पिट्स पाए जाते हैं। बात करें जिम्नोस्पर्म, तो कुछ जिम्नोस्पर्म भी ऐसे होते हैं जिनके अंदर यहाँ वाहिकाएं नहीं पाई जाती। ड्रेसिना, युक्का, इनके अंदर वाहिकाएं नहीं पाई जाती। तो इसीलिए यहाँ जो जिम्नोस्पर्म हैं उनके अंदर देखिए एक चौड़ा पाइप है, चौड़े पाइप में अगर हम ऊपर पानी भेजेंगे तो ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाएगा। एक सकरा पाइप है और अधिक प्रेशर से, इतना ही प्रेशर चौड़े पाइप में है और इतना ही प्रेशर सकरे पाइप में है, तो सकरे पाइप में ज़्यादा ऊपर तक पानी जाएगा। यही रीजन है कि जिम्नोस्पर्म प्लांट्स कैसे होते हैं, अधिक लंबाई वाले, और अधिक लंबाई वाले होते हैं तो इनमें ऊपर तक पानी पहुंचाने के लिए बजाय चौड़े के सकरे पाइप ज़्यादा बेटर रहेंगे। इसीलिए यहाँ पर वाहिनिकाएं पाई जाती हैं जो ज़्यादा ऊपर तक पानी को ले जाएं। लेकिन पानी की आवश्यकता अगर अधिक है, अधिक पानी की आवश्यकता है, तो वाहिका होनी चाहिए, क्योंकि वाहिकाओं में अधिक पानी जा सकता है। नेक्स्ट एलिमेंट आते हैं जाइलम फाइबर। तो नेक्स्ट वीडियो में